सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अ, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्पायर साइंस एकेडमी यवतमाल में। हमारे पास अभी जो 10th के बच्चे हैं जो 11th में जा रहे हैं और साइंस लेने वाले हैं, उनके लिए एडमिशन्स ओपन है। उनके लिए एडमिशन्स ओपन है 2025 और 2026 सेशंस के लिए। हम लोग कोचिंग देते हैं नीट नीट के लिए, जेडबलई के लिए, आईसर, एनडीए और भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड रिलेटेड टू साइंस, उन सभी के लिए यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप यवतमाल में रहते हैं और आप 11th 12th में साइंस लेना चाहते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एस्पायर साइंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन अभी ओपन है। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है नीट 2025 में जो भी सारे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, और हम उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। और ये भी हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे या फिर कुछ घुमा फिरा के हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के लिए अभी। तो ये रहा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने तैयार किया है आपके लिए कि नीट 2025 में जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट है, उस यूनिट में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपको नीट 2025 में पूछे गए थे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे नीट 2025 में। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक ही क्वेश्चन आया था। फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चंस आए थे। रेस्पिरेशन से रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 9 क्वेश्चंस आपको प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट से नीट 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग इन सारे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, देखेंगे, इन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और आपके लिए एक बेटर व्यू आपको देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीन रिच लेयर से। उच एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर होती है एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर होती है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है और वो प्रोटीन रिच होती है। तो उस लेयर का नाम हमसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल है कि हमें जो सीड है मोनोकॉट का, उसमें उस सीड की जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है एक प्रोटीन रिच रिच लेयर से। उस लेयर का हमसे नाम पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। आप अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये सीधा स्टेटमेंट ही दिख जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है अल्यूरोन लेयर। अल्यूरोन लेयर ही वो प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये एनसीईआरटी में कहाँ पे था। तो ये रहा हमारा ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये जो डायग्राम है ये मोनोकॉट की सीड की डायग्राम है। ये भी मोनोकॉट की सीड की डायग्राम है। अगर हम उसे डाइसेक्ट करके देखते हैं तो ये रहा हमारा एंडोस्पर्म, ये रहा हमारा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की आउटर लेयर जो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है उसका नाम हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है? अल्यूरोन लेयर, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 67 पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा टेक्स्ट दिया गया है कि द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एज अल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से आया था। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी रीड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम एनसीईआरटी में से पूरा लाइन ही कॉपी करके वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड की होती तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता। ठीक है, तो द आउट दो तो जो एम्ब्रियो तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है जो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, उस लेयर का नाम है अल्यूरोन लेयर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
समझाने की उतनी जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने नीट दी हुई है और आपको ये मोस्टली चीजें पता ही होंगी। तो यहाँ पे डिस्कस भी हम लोग करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और आपको समझाने का भी मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारा न्यूरॉन लेयर। यही वो लेयर है जो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है और वो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पूछा गया था वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सीधा सीधा एग्जांपल पूछा गया है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता क्या है एक्चुअली। जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक ये जो है ये दो टर्म्स है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ये दो टर्म्स है जो हमें ये दोनों हमें सिमेट्री बताती है। ये हमें फ्लावर में सिमेट्री बताती है कि फ्लावर में सिमेट्री जो है वो बायलैटरल है या रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। तो ये दो टर्म हमें सिमेट्री बताती है। अगर हम लोग इसी अगर हम लोग इसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो हम लोग को सीधा ही पता चल जाएगा कि पेज नंबर 62 पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर में पेज नंबर 62 पे आप लोगों को सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है। हमें देखना है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर्स में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री। हमें पूछा गया है जाइगोमॉर्फिक से, तो जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री, मतलब एक फ्लावर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। लेकिन हमें जाइगोमॉर्फिक देखना है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे। When it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic। e.g. एग्जाम्पल दिए है पी, गुलमोहर और बीन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पी, गुलमोहर और बीन है, वही हमसे पूछा गया था। तो हम गया था जाइगोमॉर्फिक क्या है, हमें पूछा गया था जाइगोमॉर्फिक क्या है। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, अगर हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें अगर हम बस एक किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन में वो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये पी का फ्लावर है। पी पी हम लोग रोज मतलब मोस्टली हमारे घर में हम आप लोगों ने भी खाए होंगे, ठीक है। ठंडी के सीजन में आती है छोटी सी वो पी। अगर हमने इस फ्लावर को इस ही पर्टिकुलर प्लेन से, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर हमने इस फ्लावर को बस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसी पर्टिकुलर प्लेन में अगर हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, तभी ये फ्लावर हमें दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तभी ये फ्लावर क्या होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर हमने इसे ऐसे डिवाइड करने का ट्राई किया, इस टाइप से रेडियल प्लेन में हमने इसे डिवाइड करने का ट्राई किया, तो ये फ्लावर का जो ये पार्ट है और ये पार्ट है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि इधर एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इस प्लेन में जाएंगे तो भी सेम होगा, क्योंकि इस प्लेन में और इस प्लेन में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक ऐसे टाइप्स के फ्लावर होते हैं। अगर हम इस फ्लावर में से किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन में अगर फ्लावर को डिवाइड करते हैं, तभी ये फ्लावर दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो पाएगा। बाकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर हम लोग अगर कोई प्लेन पास करते हैं तो ये फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक को हम लोग बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रेडियल सिमेट्री करते हैं। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स थे पी, बीन, पी और बीन इसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अभी हम लोग जाकर देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल पूछे थे, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या था इसका, इसका सीधा सीधा आंसर था पी, जो हमें टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, जो हमें टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा P, ठीक है। सिंपल था। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसका टेक्स्ट बस यहाँ पे दिया हुआ है। और जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया, पी, गुलमोहर, बीन और
कैशियर। ठीक है, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी से, वो था स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। क्या था वो? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट दिए गए थे और हमें पूछा था कि चार ऑप्शन में कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या कोई एक ही करेक्ट है। ये सब हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था कि इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस फ्लोरल फॉर्मूला, ये जो साइन है यहाँ पे दिया गया है ऐसा प्लस एक सर्कल के अंदर, स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर, एंड जी के नीचे ऐसी अगर एक छोटी सी बार है तो वो दैट बार स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया था कि वही स्टेटमेंट है, बस अलग से लिख दिया है। इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर एंड जी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है ये सीधा एनसीईआरटी से कॉपी किया गया स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 67 पे जाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर में, तो आपको दिख जाएगा कि जी किसके लिए, जी और जी के नीचे बार ये किस चीज को शो करता है, और प्लस एक सर्कल के अंदर ये साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्लस स्टैंड है, प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एंड जी और उसके नीचे एक बार है, दैट स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी। ठीक है, जी के नीचे अगर एक बार है, इट स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी, एंड प्लस साइन स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर से। क्वेश्चन में पूछा गया है पहले स्टेटमेंट में कि प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, तो ये तो गलत हो गई, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नॉट जाइगोमॉर्फिक, एंड जी स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी नॉट इंटर। तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग हो गई भाई। स्टेटमेंट टू में दिया गया है कि प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। और जी के नीचे अगर एक बार है, दैट स्टैंड्स फॉर सुपीरियोरिटी, दिस स्टेटमेंट, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, नो। सेकंड ऑप्शन में क्या है, वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, नो। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन तो भाई इनकरेक्ट है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा यहाँ पे नंबर 4। स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि आ, ये जो सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी क्या होती है, तो मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वही लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप बताने की जरूरत है अभी इस लेक्चर में, क्योंकि हम लोग बस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग नीट दे चुके हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को ये सब ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आप लोगों से अल्यूरॉन लेयर के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल्स क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को कुछ सिंबल्स के एब्रिवेशन आपसे, मतलब कुछ सिंबल के आप लोगों से मतलब पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी का पार्ट खत्म होता है। अभी हम लोग एनाटॉमी से कौन से क्वेश्चन आए थे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हमें पता है कि एक ही क्वेश्चन आया था। मैंने सबसे पहले स्लाइड में आप लोगों को बता दिया था कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन था कि वो भी क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें हमसे पूछा था कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अभी मैं इसका भी आंसर आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी में। ये भी जो क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी में से टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉपी किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में के टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉपी किया गया क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसे भी हम लोग। अगर आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 पे जाएंगे, एनसीईआरटी में अगर आप लोग पेज नंबर
67 पे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मोनोकोटिलिडोनस स्टेम का यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स के आंसर आपको देने थे। पहला स्टेटमेंट था वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, ठीक है। तो चलो जाके देखते हैं मोनोकॉट स्टेम में क्या दिया गया है। तो मोनोकॉट स्टेम में सीधा सीधा दिया ही गया है कि वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, ठीक है। कॉन्जॉइंट एंड क्लोज मतलब ऐसे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स के बीच में एक जाइलेम होगा और एक फ्लोएम होगा, ठीक है। ऊपर का जाइलेम, नीचे का फ्लोएम, जो भी है। लेकिन बीच में जो होता है ना, बीच में क्या होता है, बीच में होता है कैम्बियम। बीच में होता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम जो होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट को हेल्प करते हैं। और हमें पता है कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। हमें मोनोकॉट्स में बड़े बड़े स्टेम दिखते हैं क्या प्लांट्स के? नहीं। वीट में, मेज में या जॉर में हमें कोई भी ऐसे बड़े बड़े स्टेम्स दिखते नहीं है। हमें छोटे छोटे पतले पतले स्टेम दिखते हैं। मतलब इनमें किसी भी टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। कोई भी अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है मतलब क्या है कि वस्कुलर बंडल क्या है, कॉन्जॉइंट तो है। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम का साथ साथ में रहना। जाइलम और फ्लोएम का एक एक दूसरे के क्लोज क्लोज रहना मतलब कॉन्जॉइंट। और ओपन मतलब कि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट तो होते हैं लेकिन दैट आर क्लोज। मतलब क्लोज का मतलब है कि कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली नहीं है। कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली यहाँ पे नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ए, वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट, तो देखते हैं। तो अगर आप इस पेज नंबर 67 पे देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि द फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट, ठीक है। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पैरेंकाइमा एक टाइप के टिश्यू होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर बंडल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम पैरेंकाइमास आर एब्सेंट हियर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। हाइपोडर्मिस इज पैरेंकाइमेटस। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा, द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में तो भैया ये जो हाइपोडर्मिस है मतलब इपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं जो लेयर्स, इपिडर्मिस इपिडर्मिस के नीचे जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन लेयर्स को हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है मोनोकॉट स्टेम में वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी हुई है। लेकिन हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि हाइपोडर्मिस पैरेंकाइमेटस है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। सी स्टेटमेंट तो गलत है। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। वस्कुलर बंडल्स तो मोनोकॉट में स्कैटर्ड ही होते हैं। ये डायग्राम से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स कैसे है, पूरे के पूरे स्कैटर्ड है, मतलब एक जगह प्रेजेंट नहीं है, पूरे के पूरे स्टेम में ऐसे स्कैटर्ड हुए पड़े हैं। और यहाँ पे भी हम लोग को स्टेटमेंट में, यहाँ पे भी आप लोगों को स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्कैटर्ड। कहा गया कॉन्स्पिशियस प्रेजेंट इन द वस्कुलर बंडल्स, ओके। A large number of scattered vascular bundles, a large number of scattered vascular bundle, ठीक है। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट जो इन्होंने पूछा था हम लोगों से कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट है विच इज नॉट करेक्ट। सो हियर सी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, मतलब नॉट करेक्ट है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आप लोग को बताता हूं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे कितना ज्यादा है। हर क्वेश्चंस मतलब हर
यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा कि जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से नहीं पूछा गया है। पूरा के पूरा सेम टू सेम टेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछ लिया। तो एनसीईआरटी यहाँ पे आप लोगों के लिए रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी पूरी रट ही लेनी है, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बस एक ही क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने देख लिया। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फोटोसिंथेसिस से है, जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर से हमें नीट 2025 में दो क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन था जो हमें रुबिस्को एंजाइम से पूछा गया था। रुबिस्को एंजाइम C3 साइकिल में क्या यूज होता है? C3 साइकिल मतलब कैल्विन साइकिल में यूज होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कैल्विन साइकिल में। कुछ स्टेटमेंट्स हमसे पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी इस बार नीट में आए थे मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये भी एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि रुबिस्को के मामले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। ये किससे एसोसिएट होता है? फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि हमारे ग्राना के थाइलाकॉइड के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, PS2, PS1, और बीच में कुछ प्रोटीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर चलता रहता है। लेकिन हमारी जो कैल्विन साइकिल है, जो रुबिस्को एंजाइम है, ये तो भाई थाइलाकॉइड में तो नहीं होता, ये तो होता है थाइलाकॉइड के बाहर, मतलब स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड के बाहर ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में ये हो गए हमारे थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स के बाहर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है रुबिस्को एंजाइम। तो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है? एकदम गलत है, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। आरयूबीपी जो है, आरयूबीपी ये हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है C3 साइकिल में। 5 कार्बन का एक कंपाउंड है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से आया हुआ CO2 को एक्सेप्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है। पहला प्रोडक्ट बनाता है C3 साइकिल का, जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इस साइकिल में हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये C3 साइकिल है हमारी। इस C3 साइकिल में ये है हमारा RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मतलब RUBP। और ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर से आने वाले CO2 से, और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है क्योंकि कार्बन का एडिशन हो रहा है। कार्बन का एडिशन मतलब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन एक एंजाइम कैटेलाइज करता है, उसी का नाम है रुबिस्को। उसी का नाम क्या है? रुबिस्को एंजाइम इस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को क्या करता है? कैटेलाइज करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रुबिस्को है, ठीक है। और हमें पहला प्रोडक्ट मिलता है C3 साइकिल का, दैट इज द 3 कार्बन प्रोडक्ट कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट हो गया, इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ठीक है। थर्ड है, इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, डार्क हो या लाइट हो, कौन सी भी कंडीशन हो, RUBP जो रहता है ये डार्क में भी काम करता है और लाइट में भी काम करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बस डार्क में काम कर रहा है क्योंकि डार्क रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट है इसलिए बस डार्क में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट में भी ये रिएक्शन अच्छे से काम कर सकता है, लाइट में भी ये जो रुबिस्को है, लाइट कंडीशंस में भी हमारा जो RUBP नहीं, रुबिस्को, लाइट में भी और डार्क में भी हमारा रुबिस्को क्या करता है? अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो
रॉन्ग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, ये तो राइट थी, ठीक है। अब डी देखते हैं, इट हैज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि आरयूबीपी की अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आरयूबीपी की अफिनिटी ज्यादा होती है, ना कि ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन के लिए। आरयूबीपी शोज मोर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बट लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल्स, हमारे प्लांट के सेल्स में जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम, तब जाके कभी एक बार ये रूबिस को रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तब एक आधी बार क्या होता है, ये रूबिस को जो है हमारा एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और तब एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये हम आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप स्टडी कर रहे थे नेट के बारे में। तो ये भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है। डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका फोटोसिंथेसिस में जो क्वेश्चन आया था, उसमें जो पहला क्वेश्चन था कि रूबिस्को के मामले में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो उसका आंसर था ये बी, इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि पेज नंबर 143 पे इसका आंसर था। आपके एनसीईआरटी में 11 के एनसीईआरटी में 143 पेज नंबर पे इसका आंसर था कार्बोक्सिलेशन में। यहाँ पे दिया गया है कि आरयूबीपी crucial step of carboxylation is a crucial step of Calvin cycle where CO2 is utilized for carboxylation. This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase. RUBP carboxylase मतलब ही रूबिस्को। RUBP carboxylase मतलब रूबिस्को, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेस, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन भी करता है, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कभी कभी ऑक्सीजनेशन भी कर देता है। तो आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज मतलब हमारा और कोई नहीं, रूबिस्को ही है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट थी जहां से क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द पेयर क्वेश्चन। मैच द पेयर क्वेश्चन था, आप लोगों से अलग अलग पिगमेंट्स के बारे में पूछा था। आप लोगों से अलग अलग पिगमेंट्स कौन से स्पेसिफिक कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, आप लोगों से पूछा था कि ये जो अलग अलग दिए गए हैं पिगमेंट्स है यहाँ पे, ये कौन से स्पेसिफिक कलर के वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो कौन से कलर के बीच में आता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट को ये भी जो क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम एनसीईआरटी के टेक्स्ट से कॉपी करके आप लोगों से पूछा गया था। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स, इन सभी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कौन से स्पेसिफिक वेवलेंथ में आता है, और वो उस वेवलेंथ का कलर क्या होता है, उस स्पेसिफिक लाइट का कलर क्या होता है, ये भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया था। अगर आप अपने एनसीईआरटी में पेज नंबर 137 पे जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम भी मिल जाएगी, और क्लोरोफिल ए, जब यहां पे मैं टिक कर रहा हूं, ठीक है, क्लोरोफिल ए इज अ ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्रोमेटोग्राम पे शो करता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटेनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। तो क्लोरोफिल ए क्या करेगा, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, क्लोरोफिल ए क्या करेगा भाई, क्लोरोफिल ए करेगा ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल क्या करेगा, ज़ैंथोफिल येलो, एक बार देख लेते हैं, ज़ैंथोफिल क्या करेगा, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटेनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। ज़ैंथोफिल्स करेगा येलो, क्लोरोफिल करेगा ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन और कैरोटेनॉइड्स येलो टू येलो। तो डी का फोर कहां पे, एक ही जगह पे डी का फोर है, सी का टू, डी का फोर, सी का टू, बी का वन, ओके, येलो ग्रीन, और ए का थ्री, ब्लू ग्रीन।
तो ऑप्शन 2 यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट था। ये भी जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी से टेक्स्ट से पूछा गया था। तो एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, ठीक है, वो भी टेक्स्ट से सेम टू सेम टेक्स्ट कॉपी करके आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन। तो फोटोसिंथेसिस से यही दो क्वेश्चन आए थे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन चैप्टर से भी बस एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। रेस्पिरेशन चैप्टर से बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा थी मेरी, मुझे लगा था कि 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन बस एक ही क्वेश्चन आया था रेस्पिरेशन चैप्टर से। वो भी पूछा था कि द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रेस्पिरेशन में क्वेश्चन आया था और पूछा था कि कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। कॉम्प्लेक्स 2 का सीधा सीधा आपसे दूसरा नाम पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स 2 का सीधा सीधा दूसरा नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं आप लोगों को इसका टेक्स्ट और डायग्राम दोनों दिखा देता हूं, ठीक है। क्या होता है कि जब टीसीए साइकिल चलती है, टीसीए साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स का होते हैं जो साथ में मिलाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। जो टीसीए साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है, टीसीए साइकिल से जो भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो बाहर निकलते हैं, टीसीए साइकिल से जो हाई एनर्जी बाउंड कंपाउंड्स बाहर निकलते हैं, हाई एनर्जी बाउंड कंपाउंड्स एनएडी और एफएडी, एनएडीएच और एफएडीएच जो बाहर निकलते हैं, ठीक है। इन एनएडीएच और एफएडीएच ये जो होते हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। इन कंपाउंड्स के बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है और ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ईटीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन सारे अलग दो कंपाउंड से, एफएडीएच और एनएडीएच से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इन सारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब हमें एटीपी बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि हम लोग हमारे डेली एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते हैं। रेस्पिरेशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स 2 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसका नाम क्या है। तो डायग्राम में ही दिया गया है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही क्या है, उस कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है, ठीक है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो आप लोगों को मैं फिर से बताऊंगा, मैं फिर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बता रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत लोग बच्चों को समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कोई भी टाइप के नोट्स यूज करने नहीं है। अगर आप लोगों को बायोलॉजी प्रिपेयर करना है नीट के लिए, तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी ही आपकी नोट्स है। भले ही थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो, लेकिन आप लोगों को सारी की सारी एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कोई भी नोट्स आप लोगों को नहीं पढ़ने, क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही क्वेश्चन उठा के नीट में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने बोला था कि रेस्पिरेशन से बस एक ही क्वेश्चन आया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट से बस एक ही क्वेश्चन आया था। अभी हम लोग चलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में, जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, लास्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है। इसमें से शायद 2 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3, 2 क्वेश्चन आए थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन वही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे थे नीट 2025 में। तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था फाइटो हॉर्मोन्स से, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे है
जो कि दिया गया है फाइटो हॉर्मोन्स से। फाइटो हॉर्मोन्स मतलब प्लांट्स के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सारे अलग अलग टाइप के प्लांट के हॉर्मोन्स है। और पहला स्टेटमेंट है कि पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स। अब पार्थेनोकार्पी क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। पार्थेनोकार्पी मतलब सिंपल भाषा में डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट तो बनता है, लेकिन उसमें ओव्यूल में किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। हमें पता है अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड्स फॉर्म होंगे। फर्टिलाइजेशन अगर होगा ओव्यूल्स में तभी क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रूट बनता है पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट बनता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट्स बनते हैं, पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट बनते हैं वो सीडलेस होते हैं। पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट बनते हैं वो सीडलेस होते हैं। और ये पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन इंड्यूस करता है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो चलो देखते हैं कि ऑक्सिन सही में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, हाँ, तो ऑक्सिन ऑक्सिन पेज नंबर 176 पे अगर जाओगे आप आपके 11 के एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज। टोमेटोज में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए ऑक्सिन्स का उपयोग होता है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है। ऑक्सिन्स का यूटिलाइजेशन होता है पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये होती है पार्थेनोकार्पी। ये नॉर्मल टोमेटो, ये नॉर्मल टोमेटो, ये सीडलेस टोमेटो। नॉर्मल वाटरमेलन, सीडलेस वाटरमेलन। नॉर्मल एप्पल, सीडलेस एप्पल। सीडलेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फ्रूट का डेवलपमेंट पूरा होता है। फ्रूट का डेवलपमेंट पूरा होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों को सीडलेस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं पार्थेनोकार्पी में। और ये पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन से इंड्यूस की जाती है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सिन। तो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं अभी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ को बढ़ाने में और ग्रोथ को इनहिबिट करने में, दोनों में यूज होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट बोला गया है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट जो है बी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे कि जैसे हमारे ऑक्सिन्स है, ऑक्सिन्स हमारे रूट के डेवलपमेंट में और प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट में, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है हमारा, एब्सिसिक एसिड, जैसे ऑक्सिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट को बढ़ने में, ग्रो करने में, बड़ा होने में, सेल्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इधर एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। मैं स्टेटमेंट को टिक करके आप लोग को बताता हूं। यहाँ पे दिया गया है, हाँ, ABA inhibits seed germination. ABA it acts as a general plant growth inhibitor. एब्सिसिक एसिड एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब हमारे फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब हमारे फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स हमें ग्रोथ प्रमोशन में एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिशन दोनों में ही काम आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन के पहले आना बहुत पहले आती है। ठीक है, मतलब डी डिफरेंशिएशन का रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस से पहले आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो देखते रहे कि डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी डिफरेंशिएशन मतलब समझ लो कोई सेल है, कोई एक स्टेम सेल था और क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स था, उसने एक वो मैच्योर हो गया और वो
नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक नॉर्मल सेल था मेरिस्टेमेटिक का, वो एक मैच्योर सेल बन गया। मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर सेल बन गया, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लांट में बस मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं जो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। एक बार अगर कोई सेल मैच्योर हो गया, उसने कोई स्पेशलाइज फंक्शन अगर अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद वो डिवाइड करता नहीं है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ सेल्स जैसे मोनोकॉट्स सॉरी डाइकॉट्स के स्टेम्स में जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ पैरेनकाइमेटा सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, है ना। हमने देखा था कि ऐसा कैम्बियम होता, ऐसा वस्कुलर बंडल होता है, ये कैम्बियम होता है, ठीक है। ये कैम्बियम एक्चुअली ये कैम्बियम पैरेनकाइमेटा सेल से बाद में बनता है। ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल से सॉरी पैरेनकाइमेटा सेल से बाद में बनता है। मतलब जो ऑलरेडी मैच्योर्ड सेल्स है, वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनते हैं। जो ऑलरेडी मैच्योर पैरेनकाइमेटा सेल्स है, वो फिर से क्या बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टाइप के सेल्स बनते हैं, कैम्बियम बनाते हैं, प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो एक मैच्योर सेल से फिर से कोई ऐसा सेल बनना जो कि डिवाइड कर सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पैरेनकाइमेटा सेल्स जो कैम्बियम बनाते हैं, जो ऑलरेडी पैरेनकाइमेटा सेल्स थे, जो मैच्योर सेल्स थे, उन्होंने फिर से एक डिवाइडिंग वाली कैपेबिलिटी अपने अंदर लाई। मतलब मेरिस्टेमेटिक जैसे वो एक्ट करने लगे वस्कुलर बंडल में कैम्बियम बनाने के लिए, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। मतलब एक मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से डिफरेंशिएट होके मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे एक्ट करने लगी, उसे हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ये जो कैम्बियम के सेल्स है, ये फिर से क्या होते हैं, ये सेल्स फिर से मैच्योर होते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है कैम्बियम के, ये हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे ना, ये भी ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद ये भी मैच्योर होंगे। तो इन डी डिफरेंशिएटेड कैम्बियम वाले सेल्स का, डी डिफरेंशिएटेड कैम्बियम के सेल्स का फिर से मैच्योरेशन होता है और ये फिर से एक स्पेशलाइज फंक्शन फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रीडिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन हमेशा रीडिफरेंशिएशन के पहले होता है। डी डिफरेंशिएशन हमेशा रीडिफरेंशिएशन के पहले होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमसे फोर्थ स्टेटमेंट पूछा गया है कि एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हमें पता है कि ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, सॉरी इट इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, हमने टिक भी किया था आप लोग के लिए कि it act as a general plant growth inhibitor. It doesn't act as a it doesn't act as a plant growth promoter, but it act as a plant growth inhibitor. ओके, तो ये डी स्टेटमेंट जो हो गई, ये तो रॉन्ग हो गई। डी स्टेटमेंट ये क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। लास्ट वाली स्टेटमेंट है अपाइकल डोमिनेंस प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, ठीक है। अपाइकल डोमिनेंस शो करता है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन से अपाइकल डोमिनेंस होता है, और अपाइकल डोमिनेंस जब भी होता है तब अपाइकल डोमिनेंस यहां पे दिया गया, ठीक है। अपाइकल डोमिनेंस से होता है कि लैटरल बर्ड्स का इनहिबिशन होता है। लैटरल बर्ड्स का इनहिबिशन होता है, ना कि इनहिबिशन। लैटरल बर्ड्स के ग्रोथ का इनहिबिशन होता है अगर अपाइकल डोमिनेंस आता है। अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सिन्स हमें शो करते हैं। ऑक्सिन्स देने से एक प्लांट क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस शो करता है। मतलब अपाइकल बर्ड्स ही बस ग्रो करेंगे, लैटरल बर्ड्स कोई भी ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अपाइकल डोमिनेंस से ग्रोथ प्रमोट होती है लैटरल बर्ड की, नहीं। अपाइकल, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अपाइकल डोमिनेंस से लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है। अपाइकल डोमिनेंस से क्या होता है, लैटरल बर्ड इसकी ग्रोथ इनहिबिट होती है, प्रमोट नहीं होती।
ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए बी सी आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ए बी सी ओनली, यही क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, वही हमसे पूछा गया था कि चूज ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो ये इसका आंसर। ठीक है, ये भी सब एनसीईआरटी से ही आया गया था, टेक्स्ट में से पूछा गया था आप लोगों से। लास्ट क्वेश्चन है इस प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेंसेस। लीफ सेनेसेंस में कौन सा फाइटोहॉर्मोन मतलब लीफ सेनेंसेस को डिले करने के लिए लीफ में कौन सा फाइटोहॉर्मोन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करके देता है? ठीक है, मतलब कि सेनेसेंस मतलब नेचुरल डेथ। सेनेसेंस मतलब क्या होता है? नेचुरल डेथ। ठीक है, अब प्लांट में होता क्या है समझ लीजिए। अब प्लांट का कोई भी लीफ है जो प्लांट से क्या होने वाला है? टूटने वाला है, मतलब प्लांट से शेड होने वाला है नेचुरली। ठीक है, तब क्या होता है? प्लांट क्या करता है? उस प्लांट को पता चल जाता है कि ये जो मेरा अभी पार्ट है, ऑर्गन है या फिर कोई भी लीफ है, ये तो अभी गिरने वाला है। तो प्लांट क्या करता है? उससे अ, उस उस लीफ के तरफ या उस ऑर्गन के तरफ जितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या फिर उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी है उन सबको खींच लेता है। वो लीफ से सारे न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट क्या करता है? खींचना शुरू कर देता है। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? मरने वाले लीफ से NUTRI सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट क्या करता है? अपने दूसरे ऑर्गन की तरफ ढकेलना शुरू करता है, मतलब उसको पता है ये मरने वाला है। ठीक है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसे भी कुछ फाइटोहॉर्मोन्स है, ऐसे कुछ फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं जैसे साइटोकाइनिन। वो क्या करते हैं? ये प्लांट के लीफ के सीनेसेंस को क्या करते हैं? डीले करते हैं। प्लांट के लीफ के सीनेसेंस को डीले करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, मतलब प्लांट के बाकी के पार्ट से, मतलब प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को फिर से जो आ, जो डील जो सी ना जो झड़ने वाला है ऑर्गन, उसके तरफ न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करके देते हैं। जो भी प्लांट का ऑर्गन गिरने वाला है उसके तरफ न्यूट्रिएंट्स को ये लोग अच्छे से सप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट, न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट करवा के देते हैं उस ऑर्गन की तरफ सिनेसेंस जो कि सिनेसेंट होने वाला है, मतलब जो सिनेसेंस जिसका अभी सिनेसेंस होने वाला है। ठीक है, जिसका सेनेसेंस होने वाला है उसकी तरफ न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करके देते हैं। ये साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका आंसर साइटोकाइनिन है। और आप लोगों को अगर देखना होगा तो पेज नंबर पेज नंबर 176 के ऊपर, ये 77 है, इसके ऊपर एक पेज है 170, इसके ऊपर साइटोकाइनिन के पार्ट में लास्ट 177 पेज में लिखा हुआ है कि साइटोकाइनिन हेल्प्स टू ओवरकम अपाइकल डोमिनस। ओके, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं, टूटने वाले लीफ के तरफ न्यूट्रिएंट के मूवमेंट को बढ़ाते हैं, मतलब जो लीफ टूट के झड़ने वाला है उसके तरफ न्यूट्रिएंट को और अच्छे से बेचता है ताकि वो जल्दी ना टूटे और कुछ दिनों तक वो प्लांट से अटैच रहे। ठीक है, तो इसका आंसर टेक्स्ट में ही दिया गया था 176 पेज नंबर पे। आप लोगों को मैंने दिखा दिया, इसका आंसर था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक्चुअली हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टू फैसिलिटेट डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट 2025 में पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। हमने देखा कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, एनसीईआरटी के कौन से पेज से आए थे और कौन से टेक्स्ट से वो पूछे गए थे, ये भी हम लोगों ने देखे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप एस्पायर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 10th में थे, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप यवतमाल में रहते हैं, आप 11th साइंस लेना चाहते हैं, 12th में साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप एस्पायर साइंस एकेडमी आ सकते हैं। एडमिशंस अभी हमारे एकेडमी में ओपन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।